नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। ईयर एंड के आज के हमारे इस आखिरी सीजन यानी कि आखिरी एपिसोड में आज हम बात करेंगे कि आपको निवेश में किन बातों का ख्याल रखना है, मतलब आपको क्या करना है और क्या नहीं। क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि कुछ निवेशक बिना सोचे समझे ट्रेंड के पीछे भागे, कुछ तो निवेशकों को फोमो भी हुआ और उन्होंने फोमो में आके निवेश किया। ऐसे में आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके लिए निवेश में डूज एंड डोंट्स क्या है, और इसके लिए आज नए साल में निवेश की कैसे आप शुरुआत करेंगे, कैसे क्या करना है क्या नहीं करेंगे, इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हैं। हमारे साथ हैं ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल, साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे इस वक्त हमारे साथ है। हैप्पी न्यू ईयर आप दोनों को, और बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। नए साल के इस पहले आप दोनों के साथ इस पहले एपिसोड पर, जहां हम बात करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, यानी कि डूज एंड डोंट्स पर। तो सबसे पहले पंकज जी आपके पास आते हूं मैं। 2026 में लोग अपने निवेश की कैसे शुरुआत करें और कौन सी गलतियां उन्होंने की है 2025 में जो इस बार उन्हें नहीं करनी है? स्मिता जी, सबसे पहले आपको, पूजा जी आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा कि क्या गलतियां की और नहीं करनी चाहिए, तो सबसे बड़ी तो जो गलती मुझे लगता है वो यही हुई है निवेशकों से कि जब मार्केट में गिरावट आई तो एक तो निवेशक बहुत सारे निकल गए, यानी कि उन्होंने निवेश बंद कर दिया, यहाँ तक कि एसआईपी रोक दी। वो बड़ी गलती है जो नहीं करनी चाहिए थी, और उसका एहसास शायद बाद में जब मार्केट ऊपर जाएगा और उनके पास यूनिट नहीं होंगी, म्यूचुअल फंड की या निवेश नहीं होगा, तब शायद उसका एहसास होगा। तो अभी भी वक्त है कि जो गलती हुई है सुधारना चाहिए। दूसरी बात, असेट एलोकेशन। देखिए, ये हम जानते हैं कि हर एसेट क्लास के एक समय होता है, कभी कोई एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म करता है, कभी दूसरा करता है। और निवेशकों के पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर में एलोकेशन बहुत कम था और उन्होंने मिस किया, मतलब जो हमने रैली देखी गोल्ड सिल्वर में वो मिस की। हाँ, एक गलती और हो रही है कि जब मार्केट बहुत ऊपर चला गया है, गोल्ड सिल्वर में बहुत तेजी हो चुकी है, अब फोमो हो रहा है, यानी कि हमने अब मिस कर दिया तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, चलो अब कर लेते हैं। तो वो भी दूसरी गलती है। तो हमेशा असेट एलोकेशन मेंटेन करेंगे तो शायद ऐसा नहीं होगा। ये मेरे हिसाब से दो चीजें हैं कि एक तो घबराना नहीं है और दूसरी बात एसेट एलोकेशन मेंटेन करना है। तो ये तो वो बातें हमने बताया, हालांकि डूज एंड डोंट्स दोनों ही बताया पंकज जी ने, और अभी इसको बहुत अच्छी तरीके से आगे भी एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझेंगे। लेकिन पूजा आप बताइए जरा, कौन सी वो गलतियां हैं जिससे बच के रहना है इस बार सबको? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच स्मिता। पंकज जी आपको, स्मिता आपको और जी के सारे दर्शकों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। गलतियां तो हम बात कर ही रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने 2025 के पूरे रिव्यू को देखते हुए काफी जो फोमो डिसीजंस लिए हैं, या काफी अभी भी ले रहे हैं कि हमने कुछ मिस कर दिया तो क्या हम ये चलती ट्रेन में चढ़ सकते हैं या नहीं। तो मुझे लगता है सबसे पहले लोगों को एक चीज को याद करना जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट्स क्यों कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग और हर एक चीज को, हर एक गोल को सही तरीके से प्लान करके चले। तो सबसे पहले अपने बेसिक्स की तरफ आप ध्यान दें कि हमने शुरुआत क्यों की थी और कितने समय के लिए की थी और क्या गोल के लिए की थी। बस एक बार वहां चले जाएंगे और वहां से शुरुआत करेंगे ना, तो वो गलती हम नहीं करेंगे जो हमने पिछले कुछ महीनों में लोगों से सुनी सुनाई बातों से, एब्रप्टली कुछ डिसीजन लेने से, फोमो बाइंग से, इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में शायद कुछ चेंजेस किए होंगे, या पेशेंस खो दिया होगा कि मार्केट ने बिल्कुल रिटर्न्स नहीं दिए, बाकी सारे एसेट क्लासेस ने दिए। तो ये गलतियों से बचना है कि सबसे पहले आपको ये याद करना है कि हमने शुरुआत क्यों की और क्या पर्पस था। तो स्मिता, मेरे हिसाब से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी जैसे पंकज जी ने भी कहा कि कोई भी एक एसेट क्लास में क्योंकि उसने मोर देन 60% या मोर देन 100% जैसे सिल्वर ने रिटर्न्स दिया है, उसकी तरफ भागते हुए नहीं जाना है, क्योंकि अगर उसने दे ही दिया है रिटर्न तो वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव चल रहा है। तो जरा सोच समझ के या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके आगे बढ़े। तो ये दो गलतियां मेरे हिसाब से ध्यान में रख के हमें 2026 की पॉजिटिव नोट पे शुरुआत करनी है।
बिल्कुल, लेकिन लोगों ने इतनी गलतियाँ की हैं कि उसको नंबर दे पाना मुश्किल है क्योंकि वो 5, 6, 10 से भी ज़्यादा है। जो 2025 में हमने ख़ास करके लोगों को बदलते हुए जिस तरीके से ट्रेंड के साथ देखा। इसलिए मैं चाहूँगी हम फटाफट अब जितने भी डूज़ एंड डोंट्स हैं उसकी बात करेंगे ताकि लोग जल्दी-जल्दी सारे पॉइंट्स को नोट भी करते जाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपसे पंकज जी। डूज़, निवेश की प्लानिंग कैसे करें? बिल्कुल, देखिए आपने कहा प्लानिंग, तो सबसे पहली चीज़ तो है प्लानिंग यानी कि अपना गोल सेट कीजिए। अक्सर गलती यही होती है जब गोल तय नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती है और आप निवेश कर देते हैं, तो फिर ऐसा निवेश जो है लंबे समय तक टिकता नहीं है। क्योंकि क्या होता है मार्केट फ्लक्चुएट करेगा, इक्विटी स्पेशली बात करें तो फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन अगर गोल है तो फिक्स है। तो यदि आपका गोल फिक्स रहेगा, उस गोल के हिसाब से आप निवेश करेंगे तो फिर आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म तक टिके रहेंगे और वेल्थ क्रिएट करेंगे। अगर आपका गोल सेट नहीं है, तो फिर जैसे मौका मिला चलती ट्रेन में चढ़ गए और फिर जहाँ-जहाँ वहाँ उतर गए, तो इससे आपके गोल अचीव नहीं होंगे। तो पहला चीज़ गोल सेट कीजिए, उसके बाद निवेश की शुरुआत कीजिए। बिल्कुल। पूजा आपके पास आती हूँ, डाइवर्सिफ़िकेशन कितना ज़रूरी है? जैसे हम वो बहुत ही एक प्रख्यात डायलॉग है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, वैसे ही है डाइवर्सिफिकेशन का एक सही मतलब कि जैसे पिछले ही साल में हमने देखा कि खाली इक्विटी में पैसा नहीं बना और जिन्होंने खाली गोल्ड या सिल्वर जाहिर सी बातें नहीं रखा था अपने पोर्टफोलियो में तो उसमें भी पैसा नहीं बना, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं एक पोर्शन में होना चाहिए। लेकिन मल्टी एसेट कैटेगरी जो एक म्यूचुअल फंड में एक डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास कैटेगरी मैं कहूँगी, जिसमें मोर देन 3 एसेट्स होते हैं। तो उसमें जो रिटर्न्स बने वो कहीं पे भी हमने सिर्फ इक्विटी फंड में नहीं देखा। सो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए स्मिता, कि जब हम पोर्टफोलियो देखते हैं ना ईयर एंड पे, तब हमें वहां पे देखना है कि भाई हमारा जो 12% जो मिनिमम एक्सपेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो से, वो आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? केवल डाइवर्सिफिकेशन से। आप उसको इक्विटी में रखें, एटलीस्ट 50-60% इक्विटी में रखें, डेट में रखें 10-20% जिस हिसाब से आपके शॉर्ट टर्म है, एंड गोल्ड एंड सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में पार्टिसिपेशन की तौर पे हम हमेशा जैसे कहते हैं 10 से 15% उसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। तो इस हिसाब से पोर्टफोलियो डिजाइन करें ताकि एट द एंड वो एवरेज आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल। और एसेट एलोकेशन खैर आपने बताया, लेकिन एक बार फिर पंकज जी से भी जान लेते हैं कैसे करें 2026 में एसेट एलोकेशन पंकज जी? बिल्कुल, देखिए मैं कहूँगा 2025 का जो साल था, इससे बहुत अच्छी लर्निंग मिली है। वैसे तो ख़ैर हम बात करें तो हर 2-4 साल में ऐसा समय आता है और जब खराब समय होता है, वो ज़्यादा सिखाता है आपको। पर 25 की ही बात करें, तो एसेट एलोकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 2026 में प्लीज़ जो आपने सीखा है, उसे फ़ॉलो करें, यानी कि आपके पोर्टफ़ोलियो में इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर इवन थोड़ी बहुत मात्रा में रियल एस्टेट, सभी तरह के एसेट क्लासेस होने चाहिए। अदरवाइज यही होता है कि जिस वक्त पर जहां पर आप तेजी देखते हैं वहां निवेश कर लेते हैं और बाद में फिर वहां गिरावट होती है तो नुकसान हो जाता है, या फिर आपका क्योंकि किसी एसेट क्लास में निवेश होता नहीं है और वहां रैली होती है आप मिस कर देते हैं। तो इसके लिए ये किसी को नहीं पता है कि इस वक्त पर क्या चलने वाला है। जब चल जाता है तो समझ में आता है। तो आप एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन मेंटेन करें, अपने पोर्टफोलियो में सब कुछ रखें, ताकि अगर एक चीज नहीं चलेगी तो दूसरी चीज आपको उसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेगी और इस तरह से आप एवरेज और उससे बेहतर रिटर्न्स अर्न कर पाएंगे। बिल्कुल। पूजा, आपके डूज़ की लिस्ट में इक्विटी में एक्सपोज़र 2026 के लिए भी है क्या? जी बिल्कुल, डेफ़िनेटली इक्विटी तो मेरे हिसाब से दाल-चावल है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि वो तो मेन एसेंस है खाने का। सो इक्विटी होना चाहिए, 2026 हो या 2025 हो या कोई भी साल क्यों ना हो। देखिए स्मिता, एक चीज़ मुझे लगता है लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो रिस्क की हम बात करते हैं हमेशा, ये रिस्क जो है ना वो एसेट क्लास के साथ मेरे हिसाब से नहीं जुड़ा है, वो एक्चुअली टाइम होराइज़न के साथ जुड़ा है और आपके पेशेंस के साथ जुड़ा है। अगर आपका शॉर्ट टर्म सॉर्टेड है, आपका कंटिंजेंसी फंड सॉर्टेड है, आपके इंश्योरेंसेस सॉर्टेड है, आपका जो नियर बाय जो भी आपका सोच जहां तक जा सकती है इमरजेंसी, वो सब सॉर्टेड है, तो जो भी 5 साल के ऊपर जितना भी हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, वेल्थ क्रिएट करना है, वो इक्विटी से ही होगा। सो मोर देन 50-60% आई थिंक इक्विटी, एंड उसका भी जो रूट है वो अगर एसआईपी रूट से लें तो एक एवरेजिंग हमें अच्छी मिल जाती है। प्लस हर महीने एक सिस्टमैटिकली एक अमाउंट डेबिट हो रहा है, आपको हर बार एक चेक
लिखने की जरूरत नहीं है, एक लमसम अमाउंट सोचने की जरूरत नहीं है। ये एक स्ट्रेस फ्री खुद ब खुद एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जहां आप अपना काम कर रहे हैं, वहां पैसा अपना काम कर रहा है। सो डेफिनेटली इक्विटी, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, जिसमें आपको मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इस तरीके की कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है अपने पोर्टफोलियो में, केवल 4 या 5। एंड एसआईपी के रूट के साथ साथ अगर आप स्टेप अप एसआईपी भी, मतलब हर साल जैसे 2026 शुरू हुआ, तो प्लीज अपने पोर्टफोलियोज को रिव्यू करें, क्या एसआईपी चल रही है, और उसमें 10% का स्टेप अप लगा लें, ताकि ये साल में आपने अपने पोर्टफोलियो की तरफ रेजोल्यूशन शुरुआत कर ली। बिल्कुल, और ये आप लोग फटाफट नोट भी करते जाएं क्योंकि ये वो डूज एंड डोंट्स हैं जो आपके बड़े काम आएंगे पूरे साल। पंकज जी, पोर्टफोलियो रिव्यू करना और दूसरा ये कि क्या टैक्स एफिशिएंट फंड्स में निवेश करना आपने अपने डूज की लिस्ट में रखा है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो बात ये है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हाथ में कितना छूट रहा है। तो यानी कि यदि टैक्स ज़्यादा लगेगा, तो आपका जो नेट प्रॉफ़िट है, वो कम हो जाएगा। तो जब भी प्लानिंग करें, उसे बिल्कुल आप टैक्स एफ़िशिएंट बनाएँ और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ टैक्स बचाने के चक्कर में या टैक्स कम लगे, इसके लिए आप गलत स्कीम्स या गलत एसेट क्लास चुनें। एसेट क्लास का चुनाव तो डेफ़िनिटली आपके गोल के हिसाब से होना चाहिए, बट विद इन दैट आपको ये देखना है कि किस तरह से कम टैक्स लगे और फिर आपके जो गोल है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी सुटेबल हो। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो रिव्यू और दूसरी तरफ आपको टैक्स एफिशिएंट फंड्स में निवेश करना, ये डूज की लिस्ट में है पंकज जी के। अब पूजा, मुझे बताइए, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस प्लान्स जो अक्सर लोग निवेश समझ लेते हैं, लेकिन आपने इसको अपने डूज की लिस्ट में कैसे रखा है? जी बिल्कुल स्मिता, इनफैक्ट डूज की लिस्ट जब मैं बना रही थी, तो सबसे पहला मैंने ये लिखा कि आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करें। हेल्थ में इन्वेस्ट मतलब मैं ये भी कहूंगी कि केवल इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अलावा अपने फिटनेस को भी ध्यान दें, अपने स्ट्रेस लेवल्स को भी ध्यान दें, क्योंकि 2025 में जो घटनाएं घटी हैं, काफी लोगों की वर्ल्ड वाइड देखें या पर्सनल जिंदगी देखें, काफी लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उस वजह से डिसीजंस नहीं ले पाते, और जिस तरीके से घटनाएं होती हैं उस समय पे शायद गलत डिसीजंस ले लेते हैं। सो अपनी हेल्थ, ताकि हमारी हेल्थ की वजह से किसी और को प्रॉब्लम ना हो फैमिली में, एंड अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देना है। एट द सेम टाइम एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना है, ताकि आप स्किल अपने बढ़ाएं, रीडिंग करें। ये इंपॉर्टेंट है रेजोल्यूशन के साथ साथ। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो मैं कह रही हूँ, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस है, एक मेडिक्लेम, जो मिनिमम आपके फैमिली फ्लोटर के हिसाब से एक मिनिमम 25 लाख का मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है। भले ही आपके पास कम कवर क्यों ना हो, आप उसमें सुपर टॉप अप लगा लें और अपने कवर को बढ़ा दें, क्योंकि हेल्थ इन्फ्लेशन तो हम देख ही रहे हैं। और दूसरा, अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं घर में और आप अर्निंग मेंबर हैं, आप या आपकी वाइफ, तो प्लीज एक टर्म प्लान भी ले लें अपने लिए, जो अपना एनुअल आपका इनकम है उसका 10 to 15 टाइम्स आप टर्म कवर ले लें, ताकि अगर आप ना रहें तो उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। बिल्कुल, और फ्यूचर सिक्योर रहे इसके लिए क्या पंकज जी आपके डूज की लिस्ट में इमरजेंसी फंड है? बिल्कुल, मैं कहने वाला था जब पूजा जी ने शुरुआत की, तो बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, टर्म इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट है, बट उससे पहले थोड़ा इमरजेंसी फंड तो होना ही चाहिए। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी कि हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो इंश्योरेंस कवर काम आएगा, बट किसी भी तरह की इमरजेंसी हो सकती है। तो वैसे हम कहते हैं कि 6 से 9 महीने का जो आपका एक्सपेंस है, उसमें आपका लोन की ईएमआई भी हो सकती है, बच्चों की फीस भी हो सकती है और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो इस तरह से जो ज़रूरी खर्चे हैं, उसका जो 6 से 9 महीने के बराबर का जो खर्च है, उतना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और ध्यान रखिए, अगर वो इमरजेंसी फंड है, तो उसमें लिक्विडिटी, यानी कि जब चाहें तब उसे निकाल सकें, वो एक चीज़ ज़रूरी है समझना। और साथ ही ये है कि इक्विटी में उसको निवेश करना शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि आप रख रहे हैं इमरजेंसी के लिए, मार्केट नीचे है, तो आप उस वक़्त निकालना नहीं चाहेंगे, नुकसान में निकालेंगे। तो लिक्विड फंड्स, फिक्स्ड डिपॉज़िट, सेविंग्स अकाउंट, इस तरह से उस पैसे को पार्क करें और इमरजेंसी फंड ज़रूर बनाएँ। बिल्कुल, तो ये इमरजेंसी फंड आपका क्रेविंग फंड नहीं है, जहाँ पर आपको मन कर रहा है कि मैं इसको निकाल कर कुछ और कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ, एफएनओ में लगा दूँ या फिर कुछ खरीद लूँ, तो इसलिए नहीं है। और ये सारे डूज आपको याद रखने हैं, जैसा मैं बार-बार कह रही हूँ कि हमारे एक्सपर्ट्स के दिए गए डूज और ब्रेक के बाद देने वाले जो डोंट्स हैं, ये आपके सालों भर काम आएंगे। तो जानेंगे कि क्या आपको नहीं करना है इस पूरे साल, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
जी हाँ, तो 2026 में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बताने के लिए हमारे दो एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ हैं, पंकज मटपाल और पूजा भिंडे, जिनसे हम ये जान रहे हैं कि उन दोनों के ही डूज एंड डोंट्स के क्या क्या लिस्ट हैं। डूज आप जान चुके हैं, अब डोंट्स की बारी है। तो चलिए पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। जब आप ये लिस्ट बना रही थी तो सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में क्या ख्याल था आपका? जी बिल्कुल स्मिता, आई थिंक सबसे पहले डोंट तो मेरे हिसाब से 2026 का यही होना चाहिए कि 2025 में जो हम गोल्ड सिल्वर पिछले कुछ टाइम से सुन रहे हैं, तो काफी लोग जिन्होंने मिस कर दिया, उन्हें लगता है वो अभी एंट्री ले लें। मैं यही कहूंगी उन लोगों के लिए कि रिटर्न्स के पीछे ना भागें। 1 साल का रिटर्न के हिसाब से आप डिसीजन ना लें कि चलो इतना ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो पूरा पोर्टफोलियो ही चर्न कर लें। और एक बात यहाँ पे समझने वाली ये भी है स्मिता, कि रिटर्न तो उन लोगों का भी तब बनेगा जब वो बेचेंगे। जब तक कोई बेचता नहीं है या रिडेम्पशन नहीं लेता है ना, तब तक आपको एक्चुअली नहीं समझ में आता है कि आपने कितने परसेंटेज पे एग्जिट लिया। ये पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है वो स्टे इन्वेस्टेड का है। लेकिन इस तरीके के समय में इतना ज्यादा पोर्टफोलियो चर्न करना, नया पैसा है तो उसको सोचे कि हाँ अब मैं कितना परसेंट कहाँ लगा सकता हूँ। लेकिन पुराना जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है सही जगह पे सही प्लानिंग से, उसको शफल ना करें। ये मेरा पहला डोंट था इस पर्टिकुलर साल के लिए। बिल्कुल। और पंकज जी, जब आप लिस्ट बना रहे थे तो आपको क्या सबसे पहले दिमाग में आया कि ये गलती तो बिल्कुल नहीं किसी को मुझे करने देनी है? बिल्कुल, जैसा पूजा ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से और मेरा भी ये मानना है कि जो हमने देखा कि फ्रीक्वेंट स्विचेस इन्वेस्टर्स करते हैं जिस एसेट क्लास में ज़्यादा रैली हो चुकी होती है, सही कहूँ तो उसमें निवेश करने की कोशिश करते हैं, या फिर जो पास्ट में रिटर्न्स हैं, यानी कि नियर पास्ट में जो देखा है, रिसेंसी बायस जिसे हम कहते हैं, रिसेंट में जो देखा है उसके अकॉर्डिंग निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, वो बहुत ही गलत है। तो अपने गोल से आप जुड़े रहिए, जो भी आपने तय किया हुआ है। ये एसेट क्लास की जो रिटर्न्स हैं, परफॉर्मेंस हैं, वो समय के साथ बदलती रहेंगी, पर आपका गोल फिक्स है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का एसेट एलोकेशन है, वो भी फिक्स रहना चाहिए। बिल्कुल। पूजा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ ऐसे डोंट्स हैं क्या जो आपके ख्याल में आए थे? जी बिल्कुल। नॉर्मली क्या है पता है स्मिता, हम हमेशा जब प्लान करते हैं हमें लगता है लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, लेकिन काफी टाइम इन्वेस्टर्स समझ नहीं सकते लॉन्ग टर्म क्या है। तो इसके लिए मुझे एक एग्जांपल देना था कि कंपाउंडिंग जो है, किसी भी हम इक्विटी एसेट क्लास की बात कर रहे हैं आज यहाँ पे, तो 7 से 8 साल लगता है इक्विटी में रिटर्न्स कंपाउंड होने के लिए। जैसे अगर 10,000 की एसआईपी अगर हम 7 साल में देखें तो 13 लाख पहुंचती है, लेकिन अगर 15 साल में देखें तो 50 लाख पहुंचती है। मतलब फर्स्ट 7 ईयर्स लगे उसको 13 लाख बनाने के लिए, लेकिन केवल 8 ही साल में उसने 4 गुना रिटर्न बना के 50 लाख बना दिया। तो केवल इससे एक ही सीख मिलती है कि अगर हमने दिल्ली की ट्रेन पकड़ी हुई है तो दिल्ली पहुंचने को बहुत टाइम लगने वाला है। तो हर स्टेशन पे चेक करने की जरूरत नहीं कि दिल्ली कब आएगा, दिल्ली कब आएगा। सो स्टे इन्वेस्टेड, पेशेंस रखें, दैट्स इट। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट डोंट है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं, वो हर स्टेशन पे चेक करते हैं बस आप कितना दे रहे हैं दिल्ली आने में। और आपके हिसाब से दूसरा जो आपके जहन में आया होगा पंकज जी, क्या रिस्क लेकर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर्स, उनका जहन में आपके ख्याल आया अपनी ये लिस्ट बनाते वक्त? देखिए, बिल्कुल रिस्क क्या है, पहले तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, तो उतार-चढ़ाव का जोखिम जो है वो बना रहेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे निवेशित रहेंगे, तो आपको उस जोखिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए ये बिल्कुल तय है कि हर एसेट क्लास में अलग तरह का जोखिम होता है। कहीं पर क्रेडिट रिस्क होता है, तो कहीं पर उतार-चढ़ाव का जोखिम होता है। तो इसके लिए आप अपने रिस्क एपेटाइट, अपने टाइम होराइज़न और अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तय करें कि आपको किस तरह का एसेट एलोकेशन रखना है, और किसी भी एक एसेट क्लास में ओवर एलोकेशन ना करें, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है, चाहे हम मार्केट सेगमेंट की बात करें, जब स्मॉल कैप में तेजी थी तो सबने स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा दिया। अभी सिल्वर में तेजी है, गोल्ड में तेजी है, तो निवेशक उसमें एलोकेशन बढ़ाते जा रहे हैं। आप गोल के साथ आप जुड़े रहिए और अपना एसेट एलोकेशन अपने प्रोफाइल के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से बनाइए। बिल्कुल। और पूजा, जब ये आप डूज एंड डोंट्स की लिस्ट जब तैयार कर रही थी, खास करके जब डोंट्स की आप लिस्ट बना रही थी, तो क्या उसमें आपको उन लोगों का ख्याल आया जो लोग आजकल बड़ा कर्ज लेने लगे हैं, यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे ट्रैवल तक के लिए पर्सनल लोन लेने लगे हैं, ऐसे लोगों का ख्याल आया आपको?
जी, बिल्कुल स्मिता, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आजकल सोशल मीडिया के जनरेशन है और जिन्हें वो देख के मन करता है कि मुझे भी यही चीज़ें करनी है, मुझे भी यही डेस्टिनेशन पे जाना है, मुझे भी ये कॉन्सर्ट में अटेंड करना है और जिसके लिए वो हेफ्टी कॉस्ट भरते हैं और उसके लिए अगर उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, जैसे पंकज जी भी कह रहे थे कंटिजेंसी इमरजेंसी फंड की प्लानिंग नहीं है, तो वो लोन का सहारा लेते हैं जो हमारे नज़र में फाइनेंशियल प्लानिंग है। जब हम स्क्रीन करते हैं तो हमको लगता है ये नज़र में ये एक रेड फ्लैग है बहुत बड़ा। सो लोन्स आप आइडेंटिफाई करें, अच्छी चीज़, अच्छे एसेट क्रिएट करने के लिए लोन ले रहे हैं, जैसे घर खरीदना है वगैरह, बिज़नेस के लिए ले रहे हैं, एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ लें। लेकिन आप पर्सनल लोन्स और जो कैशबैक्स, ऑफर्स ये वो जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप प्लीज़ मना कर दें 2026 के लिए कि ये मेरे लिए नहीं है। 1 साल आप ये हैबिट अपनाएं, आप देखेंगे बहुत फर्क पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स में। देखना होगा, इतनी खूबसूरत इन्वेस्टर प्लानर ये बात बोल रही है तो लोग सुनते हैं कितना ऐसे। पंकज जी, जिन लोगों ने बड़े इस बार हमने देखे कि मार्केट करेक्शन देखकर अपनी अपनी एसआईपी बंद की, उनके लिए आपने क्या अपनी लिस्ट में रखा है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि मार्केट में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। तो अगर मार्केट में गिरावट आई और आपने एसआईपी बंद कर दी तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब मार्केट नीचे था, आपको यूनिट ज़्यादा मिल सकती थी, आपने यूनिट्स इकट्ठा नहीं की हैं। और लॉन्ग टर्म में जब मार्केट बढ़ेगा, तब आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा? क्योंकि यूनिट्स ही आपने इकट्ठा नहीं की हैं। तो इसके लिए बार-बार पोर्टफोलियो में बदलाव मत कीजिए। आप अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि गोल तय करने के बाद में आप एसेट एलोकेशन तय कर लीजिए और उसके साथ बने रहिए। ये बार-बार ऐसा है कि मार्केट नीचे आया तो आपने एसआईपी बंद कर दी या चेंज कर दी, ऐसा करेंगे तो फिर आपको गोल तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी। और पूजा, डीआईवाई जो करते रहते हैं निवेश निवेश में भी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, आई थिंक जो डीआईवाई जनरेशन ही है, उन्हें लगता है कि मुझे सब कुछ खुद करना है। भले ही मुझे नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ इन्वेस्टमेंट खुद करूँगा, जो काफ़ी प्लेटफ़ॉर्म्स है, उस पे एनकरेज होके करते हैं। मैं उन्हें एकदम से डिस्करेज नहीं करूँगी, मैं कहूँगी आप करें बिकॉज़ आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो पहले की जनरेशन ने शायद नहीं लिया है। सो आप करें, लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा पैसा करें। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा आपने वहाँ पे डाल दिया और जैसे हम आज पूरे शो में बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक जगह से पैसा उठा के सब समझो स्मॉल कैप में डाल दिया या किसी सेक्टर में डाल दिया। तो ये वाली चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपके पास वो पेशेंस है, तो आप डीआईवाई के लिए बने हैं। लेकिन अगर आप इतना सब हड़बड़ी में सब कुछ कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि स्मिता, एक डेटा कहता है कि अगर आपने 10 बेस्ट डेज़ मार्केट के मिस कर दिए, तो आपका रिटर्न हाफ हो सकता है। सो ये चीज़ याद में रखना है कि आप कोई भी चीज़ खुद से कर रहे हैं तो पूरी समझदारी और टाइम देके कर रहे हैं। आज की लाइफ में लोग इतने बिज़ी हैं, अगर आपके पास सही टाइम नहीं है, सही चीज़ों को सही टाइम पे अपने पोर्टफोलियो में रखने का, तो आप प्लीज़ किसी एक्सपर्ट के थ्रू करिए। बिल्कुल। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ का ख़्याल रखें। पंकज जी, 2025 जिस तरीके का वॉलेटाइल मार्केट रहा, थोड़ा ओवरऑल बात करती हूँ मैं आपसे, जिस तरीके का वॉलेटाइल मार्केट रहा, इतने सालों का आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आपने इतने सारे मार्केट्स देखे हैं, मार्केट करेक्शंस देखे हैं, उन सबको देखते हुए क्या आपको लगा कि इस बार के निवेशक सबसे ज़्यादा मार्केट के साथ-साथ वॉलेटाइल रहे और 2026 में जब वो एंटर कर चुके हैं, तो उन्हें किन उन गलतियों को नहीं दोहराना है, जो 2025 में सबसे ज़्यादा उन्होंने दोहराई है? कि मैं 2002 से मार्केट में हूँ और मैंने तो ख़ैर चाहे वो डॉट कॉम बबल हो या इतन तारीख स्कैम, उसके बाद में हमने मार्केट में एक दिन में डबल सर्किट लगना वो देखा। फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 में कोविड, उसके बाद में लास्ट ईयर में जो हमने करेक्शन देखा है, तो कई बार देख चुका हूँ। लेकिन हाँ, एक बात तो समझ में आती है कि समय के साथ थोड़ी मैच्योरिटी तो आई है, निवेशक उतना नहीं घबराते हैं, लेकिन फिर भी इमोशनल बायसेस अभी भी काफ़ी हावी हैं निवेशकों के डिसीजंस पर। तो जैसा मार्केट में उतार-चढ़ाव होता है, उस हिसाब से डिसीजन चेंज हो जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि निवेशकों को जो 25 में देखा कि आपने जो गलती की, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड नहीं था, अब आपको महसूस हुआ, या आपने स्मॉल कैप में 2024 में बहुत ज़्यादा एलोकेशन कर लिया था और 25 में आपका रिटर्न नेगेटिव हो गया। तो ये गलती आप ना करें, 26 में एक ही चीज़ गोल सेट करें, अपना एसेट एलोकेशन तय करें और डाइवर्सिफाइड रहें। यही एक मूल मंत्र है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, गोल अचीव करने हैं। बिल्कुल, तो इसको आप
बिल्कुल याद कर ले जो अभी पंकज जी ने कहा है। पूजा, सिमिलरली आपके लिए भी यही सवाल है, और साथ में ये भी कि ये जो लोगों को फोमो हुआ, जो आपने सबसे शो के स्टार्टिंग में ही कहा, उसमें लोगों ने बड़ा ओवर डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को, उनके लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, ओवर डाइवर्सिफिकेशन अगर किया हुआ है तो हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि नया साल है, रिव्यू का साल है। शुरुआती तौर पे सबसे पहले आप पोर्टफोलियो रिव्यू करें, या खुद से करें या आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के करें। एंड उसमें अगर बहुत ज़्यादा एक ही एसेट में पैसा है तो उसको सबसे पहले तो वहाँ से निकल लें। जो हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, मतलब जितना 1,25,000 तक का अगर आपका गेन बन रहा है तो उतना गेन आप यूज कर लें ताकि उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो ये जो चर्निंग या जो डाइवर्सिफिकेशन या जो स्विच का जो टाइम है वो आप अभी जैन के महीने में शुरुआत कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फंड्स ना रखें इक्विटी में, 4-5 फंड्स रखें। मल्टी एसेट कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर लें, आपको रीट्स, इंटरनेशनल फंड्स, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ मिल जाएगा अगर आपने सिर्फ गोल्ड या सिल्वर नहीं लिया है। एंड लास्टली मैं यही कहूंगी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा रखें, इक्विटी को एक अच्छी जगह दें। एंड जैसे पंकज जी ने भी कहा, मैं एक एक यही चीज कहूंगी कि वेल्थ या पैसा क्रिएट करना, एक आप जितना इन्वेस्टेड रहेंगे ना उतना, और पेशेंस से रहेंगे ना उतना ही वो वेल्थ बनेगा। एंड ये आपकी एक फ्यूचर प्लानिंग है। तो अभी में ये जो हड़बड़ी है, ये जो एक यूफोरिया है, उसमें पार्टिसिपेशन करके एक स्ट्रेस एक्टिविटी हो गई है स्मिता, क्योंकि काफी लोग रोज एक अलग ही तरीके के स्ट्रेस में ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे और खरीदना है, मुझे बेचना है। तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रेस एक्टिविटी से प्लीज बचें। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में तो खुद काम करने दो आपके पोर्टफोलियो को। ये 1 साल वाले रिटर्न्स के पीछे ना भागे, ये नसीब वालों को मिलता है, पर हम सब उसमें चले जाते हैं और फिर पता नहीं कहाँ से फिर हम बोलते हैं नहीं यार ये मेरा काम का ही नहीं, और फिर हम भरोसा ही टूट जाता है पूरा। बिल्कुल, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि ये सारी बातें आप याद रखें। चलिए, थैंक यू सो मच पूजा हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। पंकज जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए और इतने अच्छे अपने डूज एंड डोंट्स के लिस्ट हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।